आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज से हम लोग हिस्ट्री का एक नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हमारा झारखंड हिस्ट्री। झारखंड हिस्ट्री अभी हम लोगों ने रिसेंटली एंसेंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। और यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा और इस कंप्लीट पोर्शन को आपको कंपलसरी करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में कि यहाँ से एक क्वेश्चन हमें बनाना ही बनाना है। और एक कंपलसरी जो पोर्शन वो है झारखंड हिस्ट्री। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आना है। और हम लोग झारखंड हिस्ट्री की अब हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है आदि धर्म, यानी कि झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए कंप्लीट जेपीएससी मेंस के लिए, जेपीएससी मेंस के लिए अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ और इसमें पेपर 3, 4, 5 और 6 रहेगा। तो पेपर 3, 4, 5, 6 चारों पेपर आपका रहेगा और ये आप बहुत ही नॉमिनल फ़ी में करीब 700 रुपया में आप चारों पेपर का नोट्स ले सकते हैं। और ये जो फ़ी है ये आपका 31 जनवरी तक ही रहेगा, यानी कि 31 जनवरी तक जिन्हें नोट्स लेना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 6206193277। इस पे आप संपर्क कीजिए और चारों पेपर का कंप्लीट नोट्स आपको 700 रुपीज़ में मिल जाएगा 31 जनवरी के पहले तक। और अगर आपको खोटा नोट्स चाहिए पेपर 2 के लिए तो वो आपको 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, करीब 500 रुपीज़। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी अब नोट्स अवेलेबल होने लगा है धीरे धीरे करके। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो आइए अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आदि धर्म, अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति। सबसे पहले हम लोग आदि धर्म को समझेंगे, फिर आदिवासी का जो सरना संस्कृति है इसको समझेंगे और इसी पर बेस्ड हमारा एक प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें आदिवासी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं, यानी कि आदिवासी का क्या क्या कल्चर है और क्या क्या जो नियम वगैरह है आदिवासियों का वो हम लोग देखेंगे। पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स सब देखते हैं। तो जैसे कि आदिवासी, तो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जो झारखंड है ये आदिवासी बहुल राज्य है, यानी कि यहाँ पे आदिवासियों की अधिकता पाई जाती है। और आदिवासी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। क्लियर होगा। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। तो ये आदिवासी का कुछ हम लोग आदिवासी शब्द को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आदिवासी को ही हम लोग वनवासी बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, आदिम जाति बोलते हैं या फिर गिरिजन जैसे शब्द ये सब बोलते हैं। और ये सारा शब्द आदिवासी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब 2022 से पहले अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति निवास करती थी। जनजाति यानी कि वही जो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, जनजातियों को ही हम लोग ये सब नाम से जानते हैं, यानी कि वनवासी, आदिवासी ये सब। तो 2022 से पहले अगर हम लोग देखें झारखंड में तो कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। और इन 32 जनजाति में से जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो है संथाल। और अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले आएगा संथाल, फिर आएगा उराव, फिर आएगा मुंडा और फिर आएगा हो। ये 4 सीक्वेंसली आपको याद रखना है। और 2022 में एक नया जनजाति पुरान
आपको याद रखना है कि पुराण को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाता है, यानी कि इस प्रस्ताव के लागू होने पर झारखंड में जनजाति समुदायों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। अब झारखंड में कुल 25 जनजातियाँ प्रमुख श्रेणी में आती है। देखिए 32 जनजाति है टोटल। अब 32 में 25 जनजाति आती है प्रमुख श्रेणी में, यानी कि मुख्य जनजाति 25 है, और जो 8 जनजाति हैं ये आदिम जनजाति कहलाती है, आदिम जनजाति। और ये 8 का नाम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आउट हो सकता है। तो 8 आदिम जनजातियाँ कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है बिरहोर, कोरबा, असुर, परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर। इसको आप कैसे भी हो आप याद रख लीजिए। झारखंड के जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं। अब देखिए जनजातियों का जो संस्था होती है उनमें से सबसे प्रमुख एक अखरा होती है, एक सरना होती है और एक युवागृह। अखरा क्या होती है? तो पंचायत स्थल या फिर नृत्य स्थल। जैसे कि एक गांव है, तो गांव में मान के चलिए कोई सामुदायिक नहीं, मतलब एक संस्था है गांव का, और यहाँ पे सारा डिस्कस वगैरह होता है, पंचायत का बैठक यहीं पे होता है। तो इसी स्थल को हम लोग बोलते हैं अखरा, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और किसी मुद्दे पर बहस वगैरह करते हैं, यानी कि पंचायत स्थल, वही अखरा। फिर सरना क्या है? तो पूजा स्थल को सरना कहते हैं। यह आदिवासियों का ही कुछ टर्म्स हैं, यानी कि आदिवासी सब पंचायत स्थल के लिए अखरा जैसे टर्म का यूज़ करते हैं, पूजा स्थल के लिए सरना जैसे टर्म्स का। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर युवागृह क्या है? तो शिक्षण या फिर प्रशिक्षण हेतु संस्था। इसके लिए किस टर्म का यूज़ करते हैं वो लोग? तो युवागृह। शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्था के लिए युवागृह। तो ये आपको 3 ही टर्म्स याद रखना है, एक अखरा, एक सरना और एक युवागृह। अखरा क्या है? तो पंचायत स्थल है। सरना क्या है? पूजा स्थल है। और युवागृह क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्था। अब जनजातियों का जो प्राचीन धर्म है वही है सरना, यानी कि जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है, जिनमें प्रकृति पूजा की जाती है। देखिए जनजातियों का जितना सारा फेस्टिवल है उनमें से ज़्यादातर आपको प्रकृति संबंधित ही मिलेगा, प्रकृति पूजा। जनजातियों के पर्व त्यौहार सामान्यतः कृषि पर एवं प्रकृति से संबंधित होते हैं। जैसे कि सरहुल को आप देख सकते हैं। सरहुल होता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और इसको फूलों का त्यौहार हम लोग कहते हैं। या फिर कर्मा को भी आप देख सकते हैं। तो ये सब जनजातियों का प्रमुख फेस्टिवल है, और ये सब जितना सारा पर्व त्यौहार इन लोग का होता है वो सामान्यतः कृषि पर या फिर प्रकृति से संबंधित होता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना है। यहाँ से प्रीलिम्स में या फिर मेंस के लिए भी जो MCQ वाला पोर्शन रहता है वहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग का जो चैप्टर का टाइटल है वही है आदि धर्म या फिर सरना संस्कृति। ये है क्या? तो अब तक हम लोगों ने जितना सारा चीज़ पढ़ा उनमें से अगर कुछ कंक्लूज़न निकाला जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि जनजातियों का जो भी कल्चर है वो सामान्य लोगों से थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम सभी मान के चलिए कोई सदान है, सदान का एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे कोई आदिवासी है, तो इन लोग का जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा एज कंपेरिजन सदान। तो क्या अलग चीज़ है इन लोग का और क्या क्या कल्चर है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही है हमारा चैप्टर आदिवासियों के सरना संस्कृति। ये लोग का कल्चर क्या है वो हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं।
तो जो प्रश्न है हमारा वह है सरना संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो झारखंड विभिन्नताओं में एकता वाला प्रदेश है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में आदिवासी समाज का विशिष्ट महत्व है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड आदिवासी बहुल्य राज्य है, तो आदिवासियों का जो समाज है उसका तो एक अलग महत्व रहेगा ही। प्रदेश की इस जनजातीय आबादी की सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक मान्यताएं एवं पहचान आम सदानी लोग से अलग है। मैंने अभी अभी आपको बताया ये चीज़ कि आदिवासियों का जो भी कल्चर है वो सदानी लोग से थोड़ा सा अलग है। साथ ही आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के बावजूद ये अपनी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़माना या फिर जो हमारा समाज है उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, लोग नया नया तकनीकें सीख रहे हैं, लेकिन आदिवासी का जो समाज है वो भले कितनों सारा टेक्नोलॉजी को अपना ले, लेकिन फिर भी उनकी जो मान्यता है वो सबको मानने के लिए वो सबको मानते ही आ रहा है। अभी तक भी मानता है वो लोग अपनी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। आदिवासी समाज का यही प्राचीनतम अभिलक्षण आदि धर्म के नाम से जाना जाता है। तो अब तक हम लोगों ने आदि धर्म को डिफाइन किया। अगर शॉर्ट में अगर आपको याद रखना हो तो आप क्या याद रखिएगा आदि धर्म? तो सिंपल सा, आदिवासी का जो भी धार्मिक समुदाय है, धार्मिक समुदाय नहीं, जो भी धार्मिक रीति रिवाज है या फिर जो भी कल्चर है वो हमारे सदानी लोगों से थोड़ा सा अलग है, और वही जो उन लोग का जो कल्चर है वही आदि धर्म है। यानी कि की लाइन है आपका ये वाला, की पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक मान्यताएं और पहचान, ये सब सदानी लोग से थोड़ा सा अलग है। और चाहे कितना सारा योजना बना करके आदिवासियों को समाज के जो मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है, इसके बावजूद ये लोग अपनी मान्यताओं से बंधे हुए हैं, और जो इन लोग का मान्यता है वही है हमारा आदि धर्म। तो आशा करता हूँ ये पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। इसमें हमने डिफाइन किया आदि धर्म को। अब आदि धर्म से संबंधित देखते हैं आगे। तो जनजातीय समाज का सामाजिक जीवन में एकरूपता के बावजूद भिन्नता के तत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि बिरहोर, कोरबा, परहिया जनजाति आज भी घुमंतु है तथा इनका सामाजिक संगठन टंडा पर आधारित है, जिसका प्रमुख नैया कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि आदिवासी का जो भी कल्चर है वो आम लोगों से, यानी कि जो सदानी लोग हैं उनसे तो हट के हैं। और जनजातीय समुदाय में भी अगर हम लोग बात करें तो कुल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है झारखंड में, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। और इन 32 जनजातियों में भी बहुत सारा कल्चर आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारा भिन्नता नजर आएगा। जैसे कि बिरहोर जनजाति, कोरबा जनजाति या फिर पहरिया जनजाति, ये आज भी घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। और बंजारा जनजाति को भी आप देख सकते हैं। बंजारा जनजाति, बंजारा का मतलब ही होता है घुमंतु जीवन जीने वाला। तो कुछ जनजाति ऐसा भी है जो घुमंतु है, और इनका जो सामाजिक संगठन है वो है टंडा। टंडा यानी कि जैसे कि बिरहोर जनजाति में आप पढ़े होंगे टंडा, बिरहोर में बिरहोर का मतलब ही होता है जंगल का आदमी, जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति जिस स्थल पर निवास करते हैं या फिर जिस जगह निवास करते हैं, या फिर अगर हम लोग बोलें अपनी भाषा में तो बस्ती, जिस बस्ती में बिरहोर जनजाति सब निवास करता है उस कंप्लीट को हम लोग बोलते हैं टंडा। और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है नैया। तो ये है हमारा टंडा, आपको याद रखना है।
कोरबा जनजाति का प्रमुख बड़ मुखिया होता है। तो खड़िया, उरांव तथा मुंडा समाज में पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। तो ये सब है यहाँ की कुछ विभिन्नताएं, यानी कि जनजातियों में भी जो कल्चर है वो अलग अलग जनजाति में आपको थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप का नजर आएगा। तो आपको याद रखना है कि कोरबा जनजाति का जो प्रमुख है उसको हम लोग बड़ मुखिया कहते हैं। खड़िया, उरांव और मुंडा समाज में पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है, यानी पढ़ा पंचायत व्यवस्था से बंधा होता है। झारखंड में आप पढ़े होंगे एक चैप्टर शासन व्यवस्था सब, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था, उरांव शासन व्यवस्था, ये सब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से ये सब समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा होगा तो वैसे भी आपको ये सब याद रखना है, कैसे भी करके आप यहाँ पे याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं है समझने लायक चीज़ है। तो खड़िया, उरांव, मुंडा समाज में पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है, ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा। और पढ़ा क्या होती है? तो पढ़ा में आप सीधा सीधे समझ सकते हैं कि कई गांवों से मिलकर जो पंचायत बनता है उसको हम लोग पढ़ा कहते हैं। और इसका जो हेड होता है वो होता है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा। हालांकि खड़िया समाज में अगर हम लोग देखें, खड़िया समाज में तो अगर आप शासन व्यवस्था पढ़े होंगे तो खड़िया समाज के लिए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था होती है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। और यहाँ पे एक शब्द होता है करटाहा। तो करटाहा में क्या होता है? तो इसमें करीब 20-25 गांवों का लोग आपस में एकजुट होते हैं और किसी योग्य व्यक्ति को यहाँ का प्रमुख बनाते हैं। उसी प्रकार से मुंडा में जब हम लोग देखें मुंडा समाज में, तो मुंडा समाज में होता है पढ़ा। और पढ़ा क्या होती है? तो कई गांवों को मिला करके यहाँ भी एक पंचायत बनाया जाता है। कई गांवों को मिला करके जो पंचायत बनाया जाता है वही है पढ़ा। और यहाँ का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा राजा। ये सब अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा प्रीलिम्स के क्लास में। अभी हम लोग मेंस के पर्पज़ से चीज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं लिखना है, सीधा सीधी जो विभिन्नता है वो आपको लिख देना है। तो ये हमने लिखा कि कोरबा जनजाति का जो प्रमुख है वो है बड़ मुखिया। और खड़िया, उरांव, मुंडा समाज में पढ़ा पंचायत जैसी कुछ व्यवस्था होती है। आदिवासियों में समाज भूंइयर प्रथा से संचालित होता है। अब आदिवासियों का जो समाज है उसमें एक प्रथा होती है भूंइयर प्रथा। अब भूंइयर क्या चीज़ होती है? तो जंगल साफ करके बसने वाले आदिवासी भूंइयर कहलाती है। यानी कि मान के चलिए ये कोई भी ज़मीन है मान के चलिए, और यहाँ पे बहुत बंजर भूमि है, रहने योग्य नहीं है, रहने योग्य भी नहीं है और ना ही खेती करने योग्य है। तो सबसे पहले इस भूमि पर जिसने अच्छी प्रकार से साफ करके कृषि योग्य बनाया हो और वहाँ पे बसने योग्य या फिर खेती योग्य उसको जो भी बनाता है, तो इस भूमि को हम लोग कहते हैं भूंइयर भूमि। और जो इसको बनाता है उसको कहते हैं भूंइयर। तो जंगल साफ करके बसने वाले आदिवासी क्या कहलाते हैं? भूंइयर कहलाते हैं। ये हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा है, क्योंकि इतना डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ज़्यादा डिटेल्स हम लोग शासन व्यवस्था सब में पढ़ेंगे। फिर हो जनजाति में इसी सामाजिक संरचना को पीर तथा संथालों में परगना कहते हैं। तो ये सब टॉपिक थोड़ा अगर आप पहले नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आपको उटपटांग लग सकता है, और ये सब आपको रटना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि अगर आपको सारा याद नहीं रहेगा तो हमने यहाँ पे बहुत सारा वर्ड्स को लिखा है, और इतना वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं है। 600 वर्ड आप याद रख के एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग मेंशन करते हैं। तो आदि धर्म संस्कृति के सामाजिक व्यवस्था में युवागृह की भूमिका भी विशिष्ट होती है। अब देखिए, युवागृह हमने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया है अभी युवागृह को क्या कहते थे? तो
शिक्षण प्रशिक्षण वाली संस्था, शिक्षण प्रशिक्षण वाली संस्था, यही है युवागृह। तो आदि धर्म संस्कृति के सामाजिक व्यवस्था में युवागृह की भूमिका भी विशिष्ट होती है। कई मानव शास्त्री युवागृह को वाचनालय कहकर दुष्प्रचारित करते हैं, जबकि वस्तुतः यह शिक्षा, संस्कृति, आचरण, रीति रिवाज आदि के ज्ञान का केंद्र स्थल है। तो कई लोग इसको थोड़ा बदनाम करना भी चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली युवागृह जो होती है वह शिक्षा का केंद्र होती है, जिसका स्वरूप उभयलिंगी व एकलिंगी दोनों है। यहाँ नवयुवतियों को यौन शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वह सफल दाम्पत्य जीवन जीने की कला सीख सके। और मुंडा जनजाति के युवागृहों को गितियोर, उरांव के युवागृह को धुमकुड़िया, जबकि संथालों के युवागृह को गोटुल कहा जाता है। तो ये है हमारा युवागृह से संबंधित तथ्य। देखिए, युवागृह संस्था जो है लगभग जनजाति जितना सारा होती है सब में युवागृह पाई जाती है, लेकिन नाम अलग अलग होता है। जैसे कि मुंडा समाज में हम लोग गितियोर कहते हैं, उरांव में धुमकुड़िया कहा जाता है, संथालों में गोटुल कहा जाता है, गोटुल या फिर घोटुल, कहीं के गोटुल भी लिखा मिलेगा आपको। तो सिर्फ नाम अलग है, बाकी काम सेम है। आगे बढ़ते हैं। तो आदिवासी सामाजिक व्यवस्था का आधार गोत्र प्रणाली है। गोत्र प्रणाली, तो जनजातीय प्रणाली में गोत्र कई वंशों का समूह होता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, गोत्र व्यवस्था हमारे समाज में भी थोड़ा बहुत प्रचलित है अभी भी गोत्र। तो जो रक्त संबंध को बांटता है, यानी कि जनजातीय प्रणाली में गोत्र कई वंशों का एक समूह होता है और यह रक्त संबंध को बताता है। गोत्र का आरंभ किसी पूर्वज से होता है, जो काल्पनिक भी हो सकता है। यहाँ पे जो होगा काल्पनिक भी हो सकता है, या मातृ पितृ दोनों कुल से हो सकता है। गोत्र का एक समूह जनजाति कहलाता है। गोत्र प्रणाली से ही जुड़ा टोटम प्रथा है। तो अभी हम लोग टोटम प्रथा को आगे देखेंगे। इस पैराग्राफ में हमने गोत्र प्रणाली को लिखा है। तो गोत्र प्रणाली कुछ नहीं, बस कई वंशों का एक समूह होता है। ये रक्त संबंध को बताता है। ऐसा माना जाता है कि गोत्र का जो आरंभ है किसी न किसी पूर्वज से वो लगातार चलता आ रहा है। अब हो सकता है ये सही हो या फिर काल्पनिक हो। गोत्र का बात करें तो माता पिता दोनों कुल से हो सकता है, और कोई जितना सारा गोत्र का जो पीढ़ी लगातार चलता आ रहा है उसी में से एक समूह जो होता है वो जनजाति कहलाता है। और गोत्र प्रणाली से ही एक प्रथा जुड़ी है, उसको हम लोग टोटम प्रथा कहते हैं। अब टोटम प्रथा क्या है अभी हम लोग देख रहे हैं आगे। जब किसी गोत्र के सदस्य लोग गोत्र के लिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं, और देखिए गोत्र के लिए जो भी प्रतीक चिन्ह यहाँ पे अप्लाई होगा वही है हमारा टोटम। जैसे कि मान के चलिए हमारा नाग गोत्र है, यह हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, और हमारा गोत्र का जो सिंबल है वो है नाग। तो ऐसा माना जाता है कि नाग का हत्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना पाप है। तो ये जो नाग है हमारा सिंबल या फिर टोटम, यही है हमारा गोत्र चिन्ह। तो उसी प्रकार सभी जनजातियों का अपना गोत्र होता है, और उस गोत्र का कोई ना कोई सिंबल होता है जिसे हम लोग टोटम कहते हैं। और जिस भी सिंबल का वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा उसको आप क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं। तो जब किसी गोत्र के सदस्य लोग गोत्र के लिए प्रतीक चिन्ह टोटम निर्धारित कर लेते हैं तो वह प्रतीक उस गोत्र का टोटम कहलाता है। टोटम आपको क्लियर होगा। अब है इस चिन्ह के प्रति वह गोत्र श्रद्धा, विश्वास और आदर रखता है। यही भावना टोटमवाद है। तो टोटम हो गया उसका सिंबल, और टोटमवाद हो गया उसके प्रति जो श्रद्धा या फिर विश्वास बनाया जाता है, वही श्रद्धा या फिर आदर रखता है। अब यह प्रतीक चिन्ह पेड़ पौधा, जानवर, पशु पक्षी आदि हो सकता है।
अब ये जो सिंबल है, या तो ये किसी पेड़ का हो सकता है, पौधा का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, कोई पशु पक्षी किसी का भी हो सकता है, और इस प्रतीक को क्षति पहुंचाना निषिद्ध होता है। तो ये हमने गोत्र प्रथा को भी डिफाइन किया यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जनजातीय समाज की परंपराओं में वैवाहिक रीतियों का भी विशिष्ट महत्व है। अब हम लोग देखते हैं कि शादी ब्याह से संबंधित चीज़, तो वैवाहिक रीतियों का भी विशिष्ट महत्व है। तो जनजातीय समाज अपने गांव, गोत्र, टोटम आदि से विवाह नहीं कर सकता, यानी कि एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है वो लोग। अर्थात विवाह अपनी जनजाति में तो होता है लेकिन अपने गोत्र में नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि एक गोत्र में नहीं होता है शादी, सामान्यतः बोल रहे हैं, बाकी किसी किसी जनजाति में भी हो सकता है। इस समाज में क्रय विवाह, देखिए ये सब एक विवाह का टाइप है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सीधा सीधे याद रख लेना है कि जनजातीय समाज में क्रय विवाह प्रचलित है, सेवा विवाह प्रचलित है, अपहरण विवाह, हठ विवाह, सहपलायन विवाह, विनिमय विवाह का विधान है। अब ये सब क्या है, डिटेल्स में हम लोग झारखंड जीके में आपको पढ़ाया जाएगा ये सब को, और कुछ एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो ये सब टाइप है आपका विवाह का, जिसे अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो सारा जनजाति का यही सिस्टम है, होगा एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग जनजाति उसके लिए अलग अलग नामों का प्रयोग करेगा। तो विवाह का भी जो तथ्य है या फिर शादी विवाह का जितना सारा प्रकार है, ये सब लगभग सभी जनजातियों में पाया जाता है, लेकिन सभी जनजाति इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि क्रय विवाह को संथालों में पोन टका, मुंडा में कुरी गोनंग, हो में दुतम तथा पहाड़िया में बीते कहते हैं। सारा याद रहे तो भी ठीक, अदरवाइज एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 या 2 भी लिख सकते हैं। विवाह परंपरा में तलाक का भी विधान है। जैसे कि मुंडा समाज में हम लोग तलाक को क्या कहते हैं, तो सकामचारी कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में तलाक को सकामचारी कहा जाता है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, सकामचारी आपको याद रखना है। समान गोत्र में संबंध रखना निषिद्ध है। ऐसा शिकायत मिलने पर सामाजिक बहिष्कार अर्थात बिटलाहा दंड का प्रावधान इस आदि संस्कृति में है। देखिए बिटलाहा जो है ना, यहाँ पे बिटलाहा एक प्रकार का दंड है। बिटलाहा क्या है, एक दंड है। यहाँ से एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न बना है कि बिटलाहा क्या है, और ऑप्शन में 4 प्रकार का ऑप्शन था, तो आपको एक क्लिक करना है कि ये एक दंड है। तो ये है हमारा वैवाहिक रीति रिवाज। तो ये पैराग्राफ भी काफ़ी इजी है, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ जो पॉइंट है जैसे कि पौन टका, कुरी गुनांग, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी सब क्रय विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, ये सब टाइप जो है विवाह का, ये सब आप पढ़ेंगे जनजाति समुदाय में अच्छी प्रकार से, और आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड के आदिवासी समाज के संरचना में निषेधाज्ञा यानी कि टैबू का प्रावधान है। अब ये टैबू क्या है, तो ये निषेधाज्ञा विवाह, खान पान, यौन संबंध या किसी अन्य स्तरों में हो सकता है। जनजातीय समाज में अवधारणा है कि टैबू का पालन नहीं करने पर अलौकिक शक्तियाँ दंड देती है। ये इन लोग का कुछ ऐसा मानना है। इसके अंतर्गत प्रतीक चिन्ह को कष्ट पहुंचाना, सगोत्र यौन संबंध बनाना, संथाल महिलाओं को मांझी थान में जमा होना, महिलाओं को तीर धनुष चलाना, मुंडा महिलाओं को धान की बुआई करना, विवाहित स्त्रियों को सरहुल का प्रसाद लेना तथा महिलाओं का शमशान स्थल पर जाना आदि पर प्रतिबंध है। तो ये सब अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये सब जैसा ही हमने यहाँ पे लिखा है आपको भी एग्ज़ाम हॉल में लिख देना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ टैबू करके प्रावधान है और क्या क्या सम्मिलित है हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। और जो ये सब प्रथा को नहीं मानता है उन लोगों का ऐसी अवधारणा है कि
अलौकिक शक्तियाँ उन्हें दंड देती है। बस। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आदिवासी समाज की सामाजिक मान्यताएं एवं प्रथाएं इनके जीवन दर्शन को निर्धारित करती हैं एवं ये आदि धर्म के आधार हैं। तो अब हमने एक पोर्शन को कंप्लीट किया। ये जो आदि धर्म था ये हमने पढ़ लिया। इतना भी अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य चीज़। तो झारखंड के जनजातीय समाज में धार्मिक तत्वों को भी प्रधानता है, धार्मिक तत्वों की भी प्रधानता है। क्या क्या है? तो जनजातियों का प्राचीनतम धर्म सरना धर्म कहलाता है। हमने सरना धर्म के बारे में आपको शुरुआत में ही बताया कि इन लोग का जो पूजा होती है प्रकृति पूजा, यही है सरना संस्कृति। तो सरना धर्म कहलाता है इन लोग का प्राचीनतम धर्म, जिनमें प्रकृति पूजा की प्रमुखता है। झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता सूर्य हैं। देखिए, इसमें भी वही बात, सारा जनजातियों का जो प्रमुख देवता है वो मतलब सभी जनजातियों में लगभग सबका प्रमुख देवता सूर्य ही है, लेकिन इसको भी अलग अलग जनजाति अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, असुर और भूमिज, ये लोग सूर्य को सिंगबोंगा कहते हैं। आपको याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि संथाल जनजाति का प्रमुख देवता क्या है, और एग्ज़ाम में प्रश्न बना भी है। तो प्रमुख देवता तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, लगभग सभी जनजातियों का प्रमुख देवता सूर्य है। कोई जनजाति एक्सेप्शन है तो आप उसको याद रख लीजिएगा। और जो सूर्य है, सूर्य को अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज के लिए सिंगबोंगा, जबकि हो इसे सिंगी, हो इसको सिंगी कहते हैं। माल पहाड़िया बेरू कहते हैं। खोंड लोग क्या कहते हैं? वेलाथुन कहते हैं। और महली लोग सूरजी देवी कहते हैं। तो ये अपना अपना जो भी जनजाति है उन लोग के लिए ये सिंगबोंगा के लिए सूर्य भगवान के लिए ये सब स्पेशल नाम है, और आपको सीधा याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पे। और मे भी प्रीलिम्स में MCQ के फॉर्मेट में पूछ सकता है ये सब, और पूछा भी है। और हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी यहाँ पे लिखा है, तो आपको याद रख लेना चाहिए। अब है उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश है। देखिए, सर्वोच्च देवता हम लोग अगर बोलें तो अलग अलग जनजाति का अलग अलग सर्वोच्च देवता हो सकता है। जैसे कि उराव जनजाति का धर्मेश है, और इसको भी आपको याद रखना है। विंध्या लोगों की प्रमुख देवी विंध्यवासिनी देवी है। असुरों का जो प्रमुख देव है वो विश्वकर्मा भगवान है, और परहिया का धरती माई है, धरती या फिर धरती माई। तो ये हो गया हमारा देवी देवता से संबंधित या फिर धार्मिक तत्व। जनजातियों की जो धार्मिक तत्व है वो किस प्रकार से है। तो इसमें भी एक ही बात याद रखना है कि जनजातियों का अधिकांश सत्ता प्रमुख देवता सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान को ही अलग अलग जनजाति अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ का नाम लिख दीजिएगा, और बस इतना ही आपका काफ़ी है। नेक्स्ट है, पूजा पाठ कर्मकांडों को करने के लिए जनजातीय समुदायों में एक धार्मिक विशेषज्ञ यानी पुजारी भी होता है। जैसे कि हम सभी घरों में पूजा करते हैं तो किसी पंडित को बुलाते हैं पूजा करने के लिए, पूजा को संपन्न करने के लिए। तो उसी प्रकार जनजातियों में भी कोई धार्मिक विशेषज्ञ होता है, यानी कि पुजारी होता है। और सेम बात सभी जनजातियों में या फिर अलग अलग जनजाति इसके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुंडा तथा उराव में इसे पाहन, तो खरवार खड़िया एवं असुर में असुर बिझिया इन्हें ब्यागा कहते हैं। संथालों पर पुजारी नायके, तो बिरहोर का नाई, और चेरो समुदाय में इसे गोसाई कहते हैं। तो ये सब नाम है। संथालों में नायके कहा जाता है गांव का पुजारी को, उराव में पाहन कहा जाता है, और खरवार खड़िया, असुर, बिझिया ये सब में बैगा कहा जाता है। 2-3 ही याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। अब झारखंड का जनजातीय समाज सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन्नत है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन्नत है। किस प्रकार से है?
तो चाहे नृत्य संगीत की कला हो या फिर भाषा एवं साहित्य का, यह एक समृद्ध प्रदेश नज़र आता है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड आदिवासी बहुल्य है और यहाँ पे काफ़ी सारा नृत्य संगीत और कला के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि डोमकच हो गया, डोमकच एक नृत्य है। जैसे जादू पटिया हो गया, जादू पटिया चित्रकला, सोहराय चित्रकला, कोहबर चित्रकला, ये सब फेमस है झारखंड में। और नृत्य संगीत के क्षेत्र में भी है, अलग अलग प्रकार का वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो ये सब है झारखंड की कला या फिर झारखंड का कल्चर। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी झारखंड उन्नत है ये सब चीज़ों में, चाहे नृत्य संगीत के क्षेत्र में हो या फिर भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में हो। नेक्स्ट है, झारखंडी भाषाओं में एक लोकप्रिय कहावत है। क्या कहावत है? यहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। ये एक कहावत है, आपको याद रखना है। पर्व त्यौहार आदिवासी जीवन के सामूहिकता की पहचान है, जिन्हें नृत्य गीत और संगीत के बिना मानना संभव ही नहीं होता है। अब जैसे कि झारखंड में कोई भी ओकेज़न हो, किसी भी अवसर पर, चाहे वो कोई त्यौहार ही ले लीजिए, जैसे कि करम पर्व होता है, फिर टूसू होता है, तो ये सब जितना भी फेस्टिवल या फिर कोई भी अवसर हो, तो बिना नृत्य गीत का या फिर बिना संगीत के बिना उसको अधूरा माना जाता है। लगभग हर एक फेस्टिवल में, जनजातियों का जितना भी फेस्टिवल होता है, सब में नृत्य गीत संगीत ये सब चलता है। जनजातीय समुदाय के बीच छऊ, पाइका, झूमर, जदुर, करम जैसे नृत्य का प्रचलन है। तो ये सब नृत्य कौन नहीं जानता है जो झारखंड में रहता है। सब कोई छऊ नृत्य के बारे में देखा ही होगा, जाना ही होगा। पाइका हो गया, झूमर हो गया, तो ये सब नृत्य का काफ़ी प्रचलन है झारखंड में। झूमर, डोमकच, झंझाइन यहाँ के प्रमुख गीत हैं। तो ये सब नृत्य में हो गया प्रमुख नृत्य छऊ पाइका, उसी प्रकार झूमर हो गया, डोमकच हो गया, झंझाइन हो गया, ये सब प्रमुख गीत हैं। और गीत नृत्य के दौरान एकतारा, केंद्री, भुवांग, बांसुरी, मांदर, ढोल, करताल, नगाड़ा, ये सब वाद्य यंत्र हैं। जैसे वाद्य यंत्रों का सहारा लिया जाता है। तो क्या क्या नृत्य फेमस है आपको याद रखना है। इसके साथ कौन कौन सा गीत फेमस है ये आपको याद रखना है, और इन गीतों के साथ कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो आपको याद रखना है। अब है आदिवासी समुदाय के बीच सरहुल, कर्मा, मांडा, चांडी पर्व, जनी शिकार, सोहराय, टुसू जैसे पर्व त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो ये सभी फेस्टिवल झारखंड में काफ़ी मशहूर है। जैसे कि सरहुल, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना हो झारखंड में जहाँ से सरहुल पर्व से क्वेश्चन ना बना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सरहुल पर्व। और आदिवासियों के लिए, खासकर संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व सरहुल ही है, या फिर जनजातियों का भी सबसे बड़ा पर्व अगर बोले तो सरहुल आपको याद रखना है। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल। अब सरहुल के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में, हम लोग नहीं, मतलब मेरे द्वारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा। झारखंड जीके का जो क्लास है वो डोली मैम ले रही है, तो उनके द्वारा आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। और सरहुल का जो पर्व है उसको भी अलग अलग जनजाति अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि उराव जनजाति खद्दी कहते हैं, कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, उराव जनजाति खद्दी कहते हैं, लिख लीजिए सुन के। और संथाल जनजाति बा पर्व कहते हैं, और खड़िया जनजाति जकोर कहते हैं। खड़िया जनजाति जकोर कहते हैं, संथाल जनजाति बा पर्व कहते हैं, और उराव जनजाति खद्दी कहते हैं। ये सरहुल का नाम है, इम्पोर्टेंट भी है, पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे अवसरों पर कई बार मेले का आयोजन भी किया जाता है। अब देखिए, अगर बड़ा बड़ा फेस्टिवल मनाया जाएगा तो वहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाएगा। अब झारखंड का जो प्रमुख मेला है वो तो जैसे कि हिजला मेला,
दुमका में लगता है। राम रेखा, बुढ़ई, गांधी मेला, मंडा मेला, जतरा मेला प्रमुख हैं। अब झारखंड जीके में जब हम लोग आप लोग मेला वाला चैप्टर पढ़िएगा तब आपको ये सब डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार भाषाई दृष्टिकोण से भी लगभग सभी जनजातियों की अपनी एक बोली है, जैसे कि नागपुरी, खोरठा, संथाली, कुड़ुख इत्यादि। तो सभी का अपना अपना अलग अलग बोली है। तो ये सब भाषा जैसे कि नागपुरी, खोरठा, संथाली, कुड़ुख आपको याद रखना है। इन भाषाओं में व्यापक और समृद्ध साहित्य भी विद्यमान है, जैसे कि संथाली भाषा, जिसमें संथाली भाषा को तो संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है, यानी कि 8वीं सूची के तहत क्षेत्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी है कि एकमात्र जनजातीय भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है वो है आपका संथाली भाषा। इसको 2004 में शामिल किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित करके इसको 2004 में शामिल किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट आपको एग्ज़ाम में लिख देना है। देखिए, कहने के लिए तो ये सिर्फ मेंस का क्लास है, लेकिन जितना सारा पॉइंट्स हमने बताया अगर आप नोट डाउन किए होंगे तो ये आपका प्रीलिम्स भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा बहुत हद तक। चलिए, अब ये हमारा आंसर कंप्लीट होने की ओर है, कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट में कंक्लूज़न लिखिए। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि झारखंड धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध प्रदेश है, जिसकी एक स्वतंत्र पहचान भी है। इसी प्रकार जनजातीय समाज के देवी देवता हों या पुजारी या सामाजिक परंपराएं या नृत्य गीत या भाषा और साहित्य सब विविध रूप से मौजूद होकर भी आदिवासी सरना संस्कृति का एक नाम देते हैं, और यही है हमारा सरना संस्कृति। और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट चैप्टर फिनिश होता है। एक ही टॉपिक मेंशन है हमारे सिलेबस में, वो है सरना संस्कृति यानी कि आदि धर्म, और इसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। बहुत ज़्यादा वर्ड है, अब आपको देखना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज़, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 31 दिसंबर से पहले आप ले सकते हैं, बहुत ही कम फी में। मेंस का नोट्स आपको 700 में मिल जाएगा, सारा पेपर खोट्ठा छोड़ करके, यानी लैंग्वेज पेपर छोड़ करके। और इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।